हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनएडिटेड विद अतुल। आज मैंने जिनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है उनका नाम है मिस शैली तोमर। आज का जो हमारा डिस्कशन हुआ वो डिस्कशन हुआ एक्सपोर्ट हाउसेस को लेके कि एक्सपोर्ट हाउसेस कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आप इस पॉडकास्ट में आगे देखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, आपको अभी इतने सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केटिंग फील्ड में, तो अभी आप किस इंडस्ट्री के लिए वर्क कर रहे हो? मैं अभी मेजरली जो है मेरा वर्क वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। एज़ यू नो, इंडिया इज़ वन ऑफ द एक्सपोर्टर्स स्पेशली इन क्लोथिंग। तो मैं अभी क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए मार्केटिंग कर रही हूँ इन एक्सपोर्ट्स। अच्छा, जो आपका एक्सपोर्ट हाउस है तो वो अभी कौन सी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहा है और किस टाइप की ब्रांड्स हैं? मेजरली जो अभी मेरा वर्क है, जिस फर्म के लिए मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, वो यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन, यूके मार्केट के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड हम लोग स्लोली स्लोली यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं। और ये किस टाइप की ब्रांड्स हैं जिनके लिए आपका एक्सपोर्ट हाउस काम करता है और आप मार्केटिंग करते हो? मैं मेजरली ट्राई करती हूँ, दो तरीके से वर्क होता है। एक हाई एंड बुटीक ब्रांड्स होती हैं जिनकी क्वांटिटीज़ बहुत कम होती हैं, ऑर्डर क्वांटिटीज़, ओके। बट प्राइसिंग बहुत हाई होता है। इट्स लाइक नॉट एग्जैक्टली डिज़ाइनर्स लाइक फैशन डिज़ाइनर्स, बट बुटीक ब्रांड्स। एंड देन दूसरा होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, प्राइसिंग उतनी हाई नहीं होती है, बट रेगुलर बेसिस पे कंपनी रन करने के लिए वो ब्रांड्स ज़्यादा वर्केबल होती हैं। तो मैं अभी दोनों ही टाइप की ब्रांड के साथ वर्क कर रही हूँ। इट्स हाई एंड एंड स्ट्रीट ब्रांड्स ऑल्सो। ओके। तो अगर मैं जैसे आपसे पूछूं कि अगर एक दो ब्रांड्स के अगर आप एग्जांपल दे पाएँ ताकि ऑडियंसेस को पता चले कि हाई एंड बुटीक ब्रांड्स कौन सी हैं और स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स कौन सी हैं? अगर मैं ब्रांड्स की टाइप के बारे में बात करूं तो मैं बाहर की ब्रांड्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा आपको खुलकर नहीं नेम ले सकती। बट जैसे आपने इंडियन ब्रांड्स के बारे में सुना होगा कि बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं, डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, बुटीक ब्रांड्स हैं, लाइक मसाबा, शांतनु एंड निखिल। तो इनके सिलेक्टेड स्लॉट्स आते हैं। ये पूरे साल ऐसा नहीं है 10,000 पीस, 5,000 पीस। बट वहीं अगर हम बात करें ज़ारा, H&M, ये हाई स्ट्रीट ब्रांड्स हैं, इनकी क्वांटिटीज़ हमेशा ज़्यादा होती हैं। ओके। या इट्स लाइक दैट। तो हम दोनों ही टाइप की ब्रांड्स के साथ एक्सपोर्ट में डील करते हैं। अच्छा, अगर मैं इस हिसाब से पूछूं कि अगर एक्सपोर्ट हाउस जैसे काम कर रहा है, एक आपने बोला कि कंपनी है जिसके एक ब्रांड है जिसके पीसेस कम है बट उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं, और वाइस वर्सा कि एक ब्रांड है जिसके पीसेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन प्राइस कम है। तो एक्सपोर्ट हाउस को फ़ायदा मतलब किस में रहता है? अगर देखा जाए तो मार्जिन किस में ज़्यादा रहता है? सी मार्जिन ऑब्वियस सी बात है कि जिसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे मार्जिन उसमें ही ज़्यादा मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म ऐसी जो ब्रांड्स होती हैं जिनकी क्वांटिटी कम होती है, वो पूरे साल नहीं चलते। वो सीजन वाइज आया, लाइक 100 पीसेस, 200 पीसेस, 300 पीसेस का ऑर्डर दिया, देन पॉज लिया, देन स्टार्ट किया। ओके। बट जो आपकी ये ब्रांड्स होती हैं जो मास लेवल पे प्रोडक्शन करती हैं अपना, उससे आपकी कंपनी रन होती है। तो आपके लिए दोनों ही ब्रांड्स मुझे लगता है कि इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अर्न करना चाहते हैं, आपका कितना बड़ा सेटअप है। ओके, तो आप एक्सपोर्ट के साथ डोमेस्टिक ब्रांड्स में भी डील करते हो? नॉट रियली, बट हाँ, बहुत सारे ऐसी एक्सपोर्ट कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक भी करती हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। मेरा पूरा फोकस सिर्फ एक्सपोर्ट पे है। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज होते हैं या एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं कि वो बचते हैं डोमेस्टिक करने से। इसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या? सी डोमेस्टिक करने से ज़्यादा आपको फ़ायदा एक्सपोर्ट में होता है। एंड ओके। दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो टाइमलाइंस अलग होती हैं, अलग अलग पेमेंट इश्यूज होते हैं। तो आई थिंक करने वाले कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक डायरेक्शन में चलोगे, अपना फोकस रखोगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। बट व्हेन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको लगता है कि कंपनी रन करने के लिए आपके पास एक दो लोकल ब्रांड्स होने चाहिए। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वर्क करना चाहते हो। अच्छा ठीक है, अब मेरे को ना आप ये बताओ कि एक क्लोथिंग ब्रांड एक एक्सपोर्ट हाउस के साथ काम कैसे करती है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, काम आता कैसे है?
गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक्सपोर्ट हाउस में। यहाँ पे मेरा रोल आता है कि जैसे हर बिजनेस में होता है कि आप बिजनेस चेस करते हैं, क्लाइंट्स चेस करते हैं, बिजनेस को डेवलप करते हैं, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसमें यही रोल प्ले करता है। हम अलग अलग ब्रांड्स को चेस करते हैं, ढूंढते हैं कौन सी कंट्रीज़ में किस टाइप की ब्रांड्स हैं और हमारी कौन सी ब्रांड्स हैं जिसके साथ हमें काम करना है। तो पहले हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनके हेड ऑफिस के बारे में, कौन कंसर्न पर्सन है जो वहाँ पे बिजनेस डेवलप करता है, कौन परचेज़र है, लाइक जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं हम उनको चेस करते हैं। एंड उसके बाद अगर उनका इंटरेस्ट आता है तो वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि जैसे कि ब्रांड आपके एक्सपोर्ट हाउस के साथ काम करने के लिए रेडी हो गई, तो जो भी गारमेंट बनेगा उसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम चेस करते हैं एंड देन वो इंटरेस्ट शो करते हैं। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि पहले हम मीटिंग करने के लिए जाते हैं उनके साथ, या अगर वो यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो हमारे ऑफिस में आके हमारा कलेक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक प्रोसीजर होता है कि वो हम डायरेक्टली मेल्स और कॉल्स पे डिस्कस करते हैं, वीडियो कॉल्स पे डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से सीज़न के लिए वो अपना कलेक्शन बनाना चाहते हैं। देन उसके बाद वो क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो हमें एक या दो स्टाइल्स बनाने के लिए देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमें सिर्फ एक पिक्चर दे देते हैं रेफरेंस के लिए, हम उसको पूरा डिज़ाइन करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो पूरा एक शीट देते हैं जिसमें साइज़ एंड एवरीथिंग मेंशन होता है, स्टाइल, प्रिंट, कलर क्या चाहिए। हम उनको वो बना के भेजते हैं, उनको समझ आता है, उनको फिटिंग समझ आती है। तो इस तरीके से प्रोसीजर आगे बढ़ता है। फिर वो नंबर ऑफ़ स्टाइल्स, आगे जब प्रोडक्शन प्रोसीड होती है कि वो कितने स्टाइल्स हमारे साथ देना चाहते हैं, पर स्टाइल में कितने प्रिंट्स देना चाहते हैं, और हर ब्रांड का अलग अलग साइज सेट होता है। ओके। तो कई बार क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आपके पास जो ऑलरेडी साइज सेट है आप उसी को फॉलो करो, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपना साइज सेट देते हैं। तो इस तरीके से फिर आगे हम लोग धीरे धीरे स्लोली प्रोसीड करते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने एक्सप्लेन करा है, तो यानी कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम ब्रांड के साथ अगर आपकी डील फाइनल हो गई और एकदम स्टार्ट हो गया काम। ऑफ कोर्स ये लंबा प्रोसेस होता है, बिकॉज उन्हें भी गारमेंट सेल करना है और हमें भी करेक्ट चीज़ भेजनी है, सो दैट कि हमारी जो रिटेनरशिप है वो काफ़ी लंबी चले। तो ऐसा नहीं है कि आज ब्रांड इंट्रोड्यूस हुई, कल उसने ऑर्डर दे दिया और परसों हमने उनको ऑर्डर्स बना के डिलीवर कर दिए। टेक्स टाइम। एक सैम्पल के अप्रूवमेंट में कि हमने उन्हें बना के भेजा, उनको वहाँ से इश्यूज़ आए, उन्होंने बोला कि करेक्ट करो, तो फिर हम एक दूसरा गारमेंट बना के भेजेंगे। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। जब तक वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं हमारे क्लाइंट्स, तब तक हम उनको करेक्शंस भेजते हैं। उनकी तरफ से कई बार गलतियाँ होती हैं, हमारी तरफ से कई बार गलती होती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 टाइम में ही चीज़ें बहुत सॉर्टेड होती हैं। ओके। बट उसके बाद के भी और प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक पेमेंट्स के रिगार्डिंग एंड नंबर ऑफ स्टाइल्स के रिगार्डिंग। फिर सबसे मेजर जो इशू होता है वो है प्राइजिंग। उनकी और हमारी प्राइजिंग मैच होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे एक इतना क्रूशियल टाइम होता है ये कि ब्रांड्स बहुत बार आते आते रह जाती हैं, वो क्लिक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर एक रफ आइडिया मान के चलें तो कितना, मतलब अगर मंथ्स के हिसाब से मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँ, तो कितने मंथ्स लग जाते होंगे एक ब्रांड के साथ एक्चुअली काम स्टार्ट करने में? अगेन ये डिपेंड करता है कि हम जो भी ब्रांड अभी रिसेंटली आई है, जो भी ऐड हुई है, उसको प्रोडक्शन कब चाहिए। सीजन्स होते हैं ना, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। करेक्ट। वो जो ब्रांड आई है वो अभी अपना कलेक्शन कौन से सीजन के लिए ढूंढ रही है। यूजुअली वो 1 साल पहले से रेडी होकर चलते हैं, ओके। राइट? क्योंकि 3 से 4 महीने एक ऑर्डर देने से लेके बनाने तक में, डिलीवर करने और उनके पहुंचने तक में टाइम लगता है। आप 3 to 4 मंथ्स मान के चलिए बहुत आराम से, जो एक प्रोडक्शन टाइम होता है। क्योंकि हर चीज़ में टाइम लेना ज़रूरी है, जल्दीबाजी में कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो प्रोसीजर है, टाइम लगता है और टाइम लेना ज़रूरी भी है, एंड उसको हम डिलीवर करते हैं एक स्पेसिफिक डेज के बीच में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे एंड से डिले हो जाता है, वहाँ पे भी कभी कभी टर्म्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो उनको भी समझना पड़ता है और हमें भी समझना पड़ता है।
अच्छा, जितनी नॉलेज मेरे को है तो मैंने सुना है कि एक्सपोर्ट हाउसेस को काफ़ी बार ना लॉसेस बियर करने पड़ते हैं, तो ऐसा है? राइट, ऐसा है। सी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग कि आपने एक्सपोर्ट हाउस खोला और वो रन कर रहे हो आप। आपको कभी, हर बिजनेस में एक टाइम आता है कि आपको कभी ना कभी लॉस भी फेस करना पड़ता है। प्रॉफिट तो होता ही है हर किसी को। आपका क्वेश्चन एकदम सही है, क्योंकि हर किसी को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखते हैं, बट एट द सेम टाइम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो यस, होता है बहुत बार ऐसा कि आपको कुछ ऐसी ब्रांड्स मिलती हैं कि उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए, आपने ऑर्डर्स बना दिए, उन्होंने कुछ परसेंट एडवांस भेज दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं जो 0% एडवांस पे भी वर्क कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। अब आपने तो 10,000 गारमेंट बना के रेडी कर दिए एंड वहाँ से उन्होंने नहीं लिया। नहीं, आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो पूरा गारमेंट आपकी कंपनी में बैठ गया। आपके लेबर की कॉस्ट, आपके पूरा वर्कर्स की सैलरीज हो गई, स्टाफ की सैलरीज हो गई, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका कपड़े की कॉस्ट हो गई, मेकिंग की कॉस्ट हो गई। तो बहुत बार इस लॉस के चक्कर में ऐसा भी हुआ है कि एक्सपोर्ट हाउसेस के एक्सपोर्ट हाउसेस बंद भी हो गए हैं। बट ये एक साइड है, एक नेगेटिव साइड है, बट हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी क्वालिटी ठीक रखेंगे, ठीक ब्रांड्स को चेस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। मैं ये बोलना चाहूँगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमेशा से अगर आप हो सके तो ब्रांड को अगर आप चेस करें तो उनका एक बैकअप, उनके बारे में नॉलेज ले पाएँ कि उनका फिनेंशियल स्कोर क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। एंड आई थिंक ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार लोग इस तरीके से भी जो शिपमेंट होती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अपनी जो हम प्रोडक्शन बनाते हैं उसको जब हम बेचते हैं, शिपमेंट बोलते हैं, कि वो बोलते हैं कि हमें ये पसंद नहीं आई, ये आपने गलत बनाया है, और वो सैंपल छोड़ देते हैं, सारे सैंपल्स छोड़ देते हैं। किसी का कुछ भी रीज़न हो सकता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि शिपमेंट यहाँ से पहुँची, गारमेंट्स का कलेक्शन पूरा वहाँ पहुँचा, जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उन्होंने देखा कि हमने बनाने के लिए तो कुछ बोला था, जब बल्क में जब एक पीस ओके करा तो बहुत अच्छा बनाया था, जब हमने उसको प्रोसीड करके बल्क में बनाने के लिए बोला तो इन्होंने क्वालिटी अलग कर दी, या कौन सा कपड़ा दिया था, कौन सा कपड़ा इन्होंने दिया है अभी हमें। तो उस टाइम पे भी वो हमारे ऊपर डेबिट करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर 10 रुपये प्राइस है उस चीज़ का, तो वो बोलते हैं कि हम आपको पूरे 10 रुपये नहीं देंगे, हम सिर्फ 7 रुपये ही देंगे, आप हमें डिस्काउंट दो 3 रुपये का, क्योंकि आपकी क्वालिटी हमें उतनी अच्छी रिसीव नहीं हुई है। नहीं, तो वो तो फिर पूरी पूरी गलती एक्सपोर्ट हाउस की है ना, कि ये तो एक तरीके से चीटिंग भी हुई कि अगर आप सैंपल पीस में अच्छी क्वालिटी दे रहे हो और फिर जब आप बल्क ऑर्डर बना रहे हो तो उसमें आपकी क्वालिटी कम हो गई, तो इसमें ब्रांड का तो कोई गलती है नहीं, ये तो पूरी पूरी एक्सपोर्ट हाउस की गलती है। करेक्ट, हर किसी की अपनी एक डिग्निटी होती है, अपना एक गुडविल होता है, और एक्सपोर्ट हाउसेस को इसके बारे में सोचना चाहिए। बट बहुत लोग ऐसा करते हैं अपने प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए। अच्छा, अगर ऑर्डर कंप्लीट हो गया है तो उसकी क्वालिटी कौन चेक करता है? अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती हैं। बहुत सारी ब्रांड्स के यहाँ पे ऑफिसेज हैं इंडिया में, तो वो अपने ऑफिस से लोगों को भेजती हैं क्वालिटी चेक करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब उनके ऑर्डर्स रनिंग में होते हैं, जब वो प्रोसेस में होते हैं, जब सैंपल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कपड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके वहाँ से क्वालिटी चेकर आते हैं, जो देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि साइज़ ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। तो वो लोग बीच में आते हैं और चेक करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हर ब्रांड के यहाँ ऑफिसेज नहीं होते हैं, तो वो एज इट इज़ ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्डर्स हैं वो उनके वेयर हाउस में जा रहे हैं, या जहाँ पे उनके अलग अलग स्टोर्स हैं डायरेक्टली वहाँ पे जाके डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हर ब्रांड का अपना अलग अलग तरीका होता है वर्क करने का। वो आइदर वे करते ही हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक्सपोर्ट हाउसेस को लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। सपोज़ कि एक क्लोथिंग ब्रांड ने ऑर्डर दिया 10,000 पीसेस का एंड वो कुछ इश्यूज आने की वजह से वो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, तो उस केस में एक्सपोर्ट हाउस क्या करेगा? आपके कहने का मतलब है कि उन पीसेस का हाँ, क्या उन करेगा? 10,000 पीसेस का फिर क्या होगा? ऐसा होता है कि अब उनको कुछ ना कुछ तो करके पैसा मोनेटाइज करना ही करना है। हम्म। तो इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि या तो जो अपनी डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिकली ख़रीद लेते हैं। 10,000 नहीं खरीदेंगे, 5,000 खरीदेंगे।
बट हम कोशिश ये करते हैं कि पूरा अपना जो ऑर्डर है एक साथ हम सेल आउट कर दे। नहीं तो बहुत सारी बाहर की भी ऐसी ब्रांड्स हैं जो छोटी ब्रांड्स हैं, जो अब हमने 15 लाख रुपए एक ऑर्डर में लगाए हैं, 15 लाख नहीं भी मिले, अगर हमें 7 लाख मिल रहे हैं, 10 लाख मिल रहे हैं, 15 लाख पूरा लूज करने से अच्छा है कि थोड़ा कम लूज करें। तो वो ना बहुत ऐसी ब्रांड्स हैं जो रेडी टू मेक पे ऑर्डर्स ले लेते हैं कि अगर आपके पास कोई बना हुआ रखा है तो आप हमें दे दो। बट वो बहुत रेयर होता है, वो बहुत रेयर होता है, मेजरली डोमेस्टिक में ही वो सेल होता है। बट अगर वो डोमेस्टिक में सेल हो रहा है तो जिस ब्रांड के लिए आपने पीसेस बनाया है, तो वो ब्रांड क्लेम नहीं कर सकती है कि ये तो मेरा डिज़ाइन था और ये आपने दूसरे ब्रांड को सेल कर दिया है, डोमेस्टिक में सेल कर दिया है, तो उस चीज़ में इशू नहीं आता? सी यूजली उन्हें पता नहीं चलता है, पहली चीज़। और अगर उन्हें पता चल भी जाए तो अगर आप देखेंगे, सरोजनी मार्केट जाएंगे अगर आप, दिल्ली की एक बहुत फेमस मार्केट है, या मुंबई में ऐसी बहुत सारी स्ट्रीट मार्केट हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट के कपड़े सेल हो रहे हैं। अच्छा, आपने सरोजनी का नाम लिया है, तो मेरे को आप ये बताओ कि सरोजनी जैसी मार्केट में ना काफ़ी बार मैंने देखा है कि ब्रांडेड लेबल के कपड़े मिल रहे होते हैं, तो इनके पीछे क्या सच्चाई है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, कुछ डोमेस्टिक के लिए भी वर्क कर रही हैं, तो बहुत एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अगर कपड़ा ऑर्डर करा, 5,000 पीस बनाने हैं, उसके लिए अगर लागत आ रही है 10,000 मीटर कपड़े की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि हमें पीसेस कुछ एक्स्ट्रा बनाने हैं, कि अगर रिजेक्ट हो गए, बनाते टाइम कुछ मार्क लग गया, किसी वजह से रिजेक्ट हो गए, तो जितने नंबर ऑफ पीसेस हैं हम उतने भेज सके, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हैं कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पीसेस हम कट करेंगे। अब आप देखिए कि हर साल कितने लाख गारमेंट बनते हैं एक कंपनी में, तो बचते भी होंगे, रिजेक्ट भी होते होंगे। सही है। तो कोई कंपनी अपने पास तो उनको रखेगी नहीं, किसी के पास इतना स्पेस नहीं है कि वो डंप कर दे। तो वो ये जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनको बहुत ही चीप रेट में और बाय किलोज वो सेल करते हैं, और वही वेंडर्स उनको थोड़ा सा क्लीन करके, फिनिश करके, एंड आयरन करके उनको लोकल मार्केट्स में सेल करते हैं। एंड इस तरीके से ऐसा भी है कि आपके पास कहीं ना कहीं एक अच्छी ब्रांड का गारमेंट होता है जो आपको स्टोर पे मिलेगा 5,000 रुपये का, और आपको शायद लोकल वेंडर्स और ये जो मार्केट्स होती है वहाँ पे 500 रुपये का या 200 रुपये का भी मिल जाए, तो वो कोई कपड़े खराब नहीं होते हैं। तो आप जैसे गारमेंट बनाते हो तो आपका फैब्रिक कहाँ से आता है? क्योंकि एक्सपोर्ट हाउसेस गारमेंट बना रहा है, फैब्रिक तो नहीं बना रहा है, तो फैब्रिक आप कहाँ से लाते हो? फैब्रिक हम लोग इंडिया से भी सोर्स करते हैं, और कुछ बहुत स्पेसिफिक फैब्रिक अगर हमारे किसी क्लाइंट ने डिमांड किया है जो यहाँ नहीं मिल रहा है, तो हम ट्राई करते हैं चाइना से मंगवाने के लिए, क्योंकि चाइना में मेजरली फैब्रिक्स अवेलेबल होते हैं। कॉस्टिंग पे फ़र्क पड़ता है, नो डाउट, प्राइसिंग पे फ़र्क पड़ता है, बट अगर इंडिया में बात करें तो सूरत एक अच्छा सोर्स है फॉर फैब्रिक। डाउन साउथ आप चले जाओ, साउथ में भी है, तो डिपेंड करता है। लोकली भी हमारे बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो यहाँ लोकली भी फैब्रिक बना रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का फैब्रिक चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग इंडिया या आउट ऑफ इंडिया से सोर्स करते हैं। अभी आप मेरे को ये बताओ कि इंडिया का गारमेंट एक्सपोर्ट में कंपटीशन किस कंट्री से सबसे ज़्यादा है? चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो हर चीज़ में आ गया है, और हमें भी चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं। देखा जाए तो चाइना एक मेजर एक्सपोर्टर है, बांग्लादेश, टर्की में भी बनते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में बनते तो हैं ही, बट मैं मेजरली अगर बात करूं तो एशियन कंट्रीज़ ज़्यादा एक्टिव हैं क्लोथिंग में, एक्सपोर्टिंग में। तो चाइना के पास क्या है कि टेक्नोलॉजी है, जो हम 10,000 पीस कपड़ा बनाने से लेके डिलीवर करने तक 3 महीने में देते हैं, वो लोग वही चीज़ आई थिंक 45 डेज में डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैसी टेक्नोलॉजी है। कहीं ना कहीं हम वहाँ पे लैक करते हैं, एक ये आप, मुझे लगता है कि ये, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हमें हमेशा कंपटीशन देते हैं। कुछ स्पेशलिटी ऐसी भी है जो इंडिया के पास है, उनके पास नहीं है। इट्स लाइक दैट। जैसे कि अभी आप पैंडमिक का अगर आप देखें तो चाइना से बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी थी जिन्होंने अपना काम पूरी तरीके से बंद कर दिया, अब वापस से वो मार्केट में आ गया है चाइना, बट फॉर अ टाइम बीइंग इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपना बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करने की, जो कि हुआ भी है।
बट या चाइना इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, बट एट द सेम टाइम अभी हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी अगर हटा भी दे तो बांग्लादेश भी है आगे। बांग्लादेश इसलिए क्योंकि बांग्लादेश मेजरली डेनिम्स और इन सब चीज़ों के लिए फेमस है, बट वहाँ पे लेबर और चीप है, एंड इंडिया में भी लेबर चीप है। कहा यह जाता है कि इंडिया में लेबर चीप है, तो इंडिया से भी ज़्यादा चीप लेबर बांग्लादेश में मिल रही है, तो जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो मूव कर रही हैं बांग्लादेश की तरफ, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, बांग्लादेश में सारे सोर्सेज नहीं हैं। ओके। वो एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए जाने जाते हैं, बट अगर आप ये सोचे कि हर चीज़ बांग्लादेश बनाने लगे, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर किसी को एक्सपोर्ट हाउस इस्टेब्लिश करना है इंडिया में, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप बिजनेस लाएंगे कहाँ से। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं या आपने पहले से उस इंडस्ट्री में काम किया है और आप अब अलग से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट है। मैं कहूँगी कि आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें, कुछ मशीन्स के साथ स्टार्ट करें, कुछ मैन पावर के साथ। लाइक सबसे पहले आप स्टाफ के बारे में डिसाइड करेंगे। यू नीड अ गुड एरिया जहाँ पे आप अपने स्टाफ को सेटल कर सकते हैं। आपको कुछ स्टिचिंग मशीन्स रखनी पड़ेंगी, आपको कटिंग एरिया एक बनाना पड़ेगा, एंड आपको पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे। आपको मर्चेंट्स हायर करने पड़ेंगे। मर्चेंट्स वो होते हैं जो पूरा ऑर्डर लेने तक से डिलीवर करने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो उनके थ्रू जाता है। ठीक है। राइट, तो आपको वो हायर करना पड़ेगा। आपको कोई मार्केटिंग के लिए, अगर आप खुद मार्केटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक मार्केटिंग टीम भी रखनी पड़ सकती है। यू डोंट नीड अ सेल्स टीम, बट यू नीड अ मार्केटिंग टीम। इन्वेस्टमेंट की बात है कि आप 10 मशीन से स्टार्ट कर रहे हो या आप 100 मशीन से स्टार्ट कर रहे हो। धीरे धीरे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं एंड फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं अपना काम। और मैंने ये सुना है कि एक्सपोर्ट हाउसेज और क्लोथिंग ब्रांड्स के बीच में ना लोग मीडिएटर का काम करते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है और वो कैसे काम करते हैं? मीडिएटर 2 तरीके से होते हैं। पहला तो ये कि मैंने अपनी गारमेंट कंपनी नहीं ओपन करी क्योंकि उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है, बट मुझे ये पता है कि बिज़नेस कैसे लाना है। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं कुछ ब्रांड से ऐसे, जैसे मैंने किसी कंपनी में काम किया है ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स बन गए क्लाइंट्स के साथ। मैंने क्या किया, मैंने अपना एक छोटा सा ऑफिस खोला। मैंने उन ब्रांड्स के साथ टाई अप करा कि आप मेरे थ्रू कपड़े बनवाइए, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगी हर चीज़ के लिए। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि एक क्लाइंट होता है और एक हमारा इंडिया में बैठा हुआ एक्सपोर्ट हाउस होता है, उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, वो डायरेक्टली लिंक्ड अप होते हैं। बहुत सारी कंपनीज ये चाहती हैं कि हमारा एक मीडिएटर वहाँ हो तो वो खुद ही जाके देखे कि किस तरीके से बन रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे कोई हो जो हमें लीड कर सके हमारी प्रॉब्लम्स को। तो ऐसे टाइम पे आते हैं बाइंग हाउसेस, लाइजन ऑफिसेस, जो कि मीडिएटर का काम करते हैं। मैंने एक ब्रांड अपनी ओपन करी, एक ऑफिस ओपन करा। मैं क्लोथिंग ब्रांड्स को बोलूँगी कि आप मेरे थ्रू काम करो, मैं मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस को बोलूँगी कि आप मेरे थ्रू काम करो, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं तो मैं आपको काम ला के दूँगी। सो मेरा कमीशन बेसिस पे काम होता है दोनों एंड से। तो बाहर की जो भी ब्रांड्स आपके साथ काम करने के लिए आती हैं, तो उनके कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है कि जो आप फुलफिल करेंगे तभी वो आपको बिजनेस देंगी? होता है बहुत सारे ब्रांड्स का। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हम एक हॉलमार्क का साइन चेक करते हैं। सही है। तो हमें एक ट्रस्ट वैल्यू होती है कि हाँ ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। उसी तरीके से जो कंपनीज होती हैं वो सर्टिफिकेशंस लेती हैं। लाइक अगर आप देखें इंडिया में अगर बात करें तो ISI एक सर्टिफिकेशन है। वो अगर किसी को मिला हुआ है तो हमें पता रहता है कि इट्स अ वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग जो ब्रांड्स होती हैं उनको सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं। सर्टिफिकेशंस बहुत टाइप के होते हैं। लाइक सेडेक्स अप्रूव्ड कंपनी होती है। सेडेक्स एक सर्टिफिकेशन है जो मेजरली कंपनी लेती हैं। अगर सेडेक्स अप्रूव्ड कंपनी है, हम उनको ये बताएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। एवरीवन नोज आउट ऑफ इंडिया जो भी गारमेंट इंडस्ट्री में लोग हैं, जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जिनकी, कि कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो पता होते हैं कि अगर ये सर्टिफाइड है दैट मीन्स
कि ये सारे इनके नॉर्म्स कंप्लीट हैं, और वो इतनी इजीली सर्टिफिकेट्स मिलते नहीं, उसमें छोटी से छोटी चीज़ चेक होती है। अभी आजकल ना मैंने एक चीज़ जो सुनने में आ रही है जो बहुत ट्रेंडिंग में है, वो है सस्टेनेबल क्लोथिंग, ऑर्गेनिक क्लोथिंग। ये क्या चीज़ है? अभी आप देख रहे होगे कि लाइफ हमारी कहाँ जा रही है, लाइक बहुत सारे, अगर पॉजिटिविटी है हमारी लाइफ में तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी होती है। उसी तरीके से जब भी हम कोई काम करते हैं, हम कोई कुछ पहन रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा खाने की चीज़ों में कि ऑर्गेनिकली बने हैं, कोई इसमें केमिकल यूज़ नहीं है, कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सफाई से और नेचुरल चीज़ तरीके से बना है। उसी तरीके से जो कपड़ा है, आप जो कपड़ा पहन रहे हो, लोग प्रेफर करते हैं कि उसमें कोई केमिकल्स ना हो, वो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से बना हो, राइट? तो इसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं, सॉरी, जो बहुत सारी क्लोथिंग ब्रांड्स होती हैं, उनकी ये डिमांड रहती है कि हमें ऑर्गेनिकली जो सोर्स्ड कपड़ा है हमें वही चाहिए। जैसे कॉटन, तो इन सब जो कपड़े होते हैं इनके लिए भी हमारे पास सर्टिफिकेशंस होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमारे पास कंपनी के लिए भी सर्टिफिकेशंस होते हैं जिनको देख के ब्रांड्स काम देती हैं। उसी तरीके से उनको कपड़े के लिए भी सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं कि ये कपड़ा किस तरीके से बना है। कॉटन के लिए ऑर्गेनिक कॉटन होता है, गॉड्स होता है, एक विस्कोस एक ब्लेंड होता है, कपड़ा होता है, उसके लिए FSCI होता है। तो बहुत सारे हैं, मतलब मुझे भी बहुत सारे नेम्स नहीं पता होंगे सर्टिफिकेशंस के, कि अगर वो सर्टिफाइड है वो कपड़ा, इसका मतलब उनको लगता है कि हाँ, हमारी एक ब्रांड है जो सस्टेनेबिलिटी के साथ प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको लोग बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे हम खाने में प्रेफरेंस देते हैं, उसी तरीके से हम कपड़े में भी देते हैं। इसका मतलब जो बच्चों के लिए गारमेंट्स बन रहे हैं, तो उन गारमेंट्स पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता होगा। बिल्कुल। उन गारमेंट्स पे क्या, वो जो कंपनीज होती हैं, इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अगर आप बच्चों के लिए गारमेंट्स बना रहे हो तो आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा मशीन्स होनी चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशंस होती हैं बहुत सारी ब्रांड्स की, कि अगर बच्चों के लिए बन रहा है तो आपके पास वो निडल डिटेक्टर मशीन है कि नहीं है। लेट्स से मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। निडल डिटेक्टर होती है कि कभी कभी क्या होता है, कपड़ा बनते टाइम कोई सुई टूट गई, कोई निडल टूट गई, कपड़े में रह गई, कुछ हो गया, तो आपके पास वो एक मशीन होनी ही चाहिए व्हेन इट कम्स टू किड्स ओके। क्लोथिंग वेयर, कि हर कपड़ा उसके निडल डिटेक्टर मशीन के थ्रू जाता है, और अगर बाई चांस कोई स्टेपलर की पिन, कोई निडल उसमें फंसी होती है, तो वो मशीन उसको वहीं रोक देती है। तो बच्चों के लिए और बहुत सारे नॉर्म्स और सर्टिफिकेशंस होते हैं जिनका क्लोथिंग ब्रांड डिमांड करती हैं, एंड बहुत सारी कंपनीज किड्स का नहीं भी करती, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है। एंड उसी तरीके से फैब्रिक की भी अगर हम बात करें तो किड्स के लिए हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि और अच्छा और बेटर फैब्रिक हम लोग प्रोवाइड करें, क्योंकि कोई भी क्लोथिंग ब्रांड होगी, उसका जो सेल वैल्यू पॉइंट होगा वो यही होगा कि आप अगर किड्स का सेल कर रहे हो तो आप कितना बेटर कपड़ा दे रहे हो बच्चों के लिए। हम भी जाते हैं अगर खरीदने, अगर हमें थोड़ा सा हार्श भी मिल जाएगा तो हम चलेगा कि अच्छा लुक अच्छा है, हम पहन लेंगे। बट हम अगर अपने बच्चे के लिए देखने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कपड़ा कितना सॉफ्ट है, कपड़ा कितना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कपड़े में कोई केमिकल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइंग कुछ कलर तो नहीं निकल रहा है। हम ये सारी चीज़ें देखते हैं मेजरली। तो ये चीज़ रहती है कि बच्चों के कपड़ों में और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अच्छा, बहुत ना फ़नी बातें हैं जो कपड़ों से रिलेटेड मैंने सुनी है। उनमें से एक है कि पहने हुए कपड़े भी मिलते हैं सरोजनी नगर मार्केट में। ये चीज़ सही है क्या? राइट एंड रॉन्ग, आई थिंक बोथ। बिकॉज इस बात में सच्चाई ये है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सपोर्ट हाउसेस के पास जो गारमेंट्स अपने बच जाते हैं, कपड़े बच जाते हैं, वो लोकल वेंडर्स को सेल कर देते हैं। लोकल वेंडर्स उनको खुद चेज करते हैं। बट इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि 2-4 बार कपड़े पहने। पहले मुझे भी ये बात अपने बचपन में जब मेरी मदर बोलती थी तो मुझे भी ये बात बहुत झूठी लगती थी, मुझे लगता था इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बट एक्चुअल में सच्चाई है। जब मैं इस इंडस्ट्री में के लिए मैं वर्क कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ से टैंक्स के टैंक्स आते हैं कपड़ों के, यूज्ड कपड़ों के, जो कि डंप होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इंडिया इज़ वन ऑफ देम। बहुत सारी ऐसी मेजर सिटीज़ हैं
जहाँ पे ये टैंक्स आते हैं और वहाँ से ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लोकल वेंडर्स में, शॉप्स में, बहुत सारी जगह पे। ये वो कपड़े होते हैं जो यूज्ड होते हैं। वहाँ पे ऐसा है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं, पहनते हैं, फेंक दिया, तो वो क्या करते हैं, वो डंप कर देते हैं वो कपड़े, वो अपने घर के बाहर रख देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में कि कोई सामान नहीं यूज़ करना, घर के बाहर रख दिया, लोग कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो दोनों तरीके से होता है काम। इसीलिए वहाँ पे चीप कपड़े मिलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी अपना कपड़ा निकालना होता है कि हम यहाँ पे डंप करके क्या करेंगे, तो चलो 300 रुपये में बेच देते हैं या 500 रुपये किलो में बेच देते हैं कपड़े। और एट द सेम टाइम बाहर से भी कपड़े आते हैं, यूज्ड कपड़े होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो वॉश करके ही सेल हो रहे हो। तो मैं ये बीइंग अ गर्ल, मैं ये सबको एक सलाह दूंगी कि अगर कभी आप आपको नहीं पता कि कौन से पहने हुए कपड़े हैं, कौन से नहीं पहने हुए कपड़े हैं, क्योंकि वो कपड़े भी पुराने होते हैं जो कि एक्सपोर्ट हाउसेस में होते हैं, वो भी बहुत साल पुराने होते हैं। बट मैं ये सलाह दूंगी कि आप जब भी कोई कपड़ा लाएं, आप पहले उसको वॉश करें फिर पहने। जो कपड़ा लोकल मार्केट से कोई खरीद रहा है तो राइट राइट। कोई ऐसा तरीका है जिससे पता चल सके कि कपड़ा यूज्ड है कि अनयूज्ड है? थोड़ा सा भी अगर कोई डिटेल में अगर जाना चाहे ऐसा तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, नो। तो इसका मतलब यह है कि कपड़े सरोजनी से ले लो, लेकिन उन्हें पहनना धोके ही है। राइट, आप ये बोल सकते हो कि कपड़े ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कहीं ना कहीं आपका तो फ़ायदा ही हो रहा है कि आपको ब्रांडेड कपड़े इतने चीप रेट में मिल रहे हैं। बट उनको कोई बुराई नहीं है, मतलब ये जज नहीं कर रहे हैं कि अरे इसने सरोजनी की, क्योंकि जो पहना है अगर वही आप आउटलेट से लेने जाओगे तो वही 5,000 10,000 का भी मिलेगा आप। लेकिन हाँ, हमेशा वॉश करके ही पहनो, आपको यू नेवर नो कि वो यूज्ड है, या अगर आप देखिए कि कंपनी में भी वो डंप होते हैं, वो बहुत सफाई से, ऐसा नहीं है कि उनको प्रेसिंग करके ऐसे रैक में सजा के रखा जाता है जैसे हम अपने कबर्ड्स में रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो किसी भी टाइप का गारमेंट हो, आपको हमेशा वॉश करके ही पहनना चाहिए। अच्छा, सपोज कि एक वाइट टी शर्ट है, उसको एक छोटी ब्रांड 1,000 रुपये का बेच रही है और एक बड़ी ब्रांड उसको 5,000 रुपीज़ का सेल करती है, तो इतना प्राइस डिफरेंस कैसे आता है? अगर एक बड़ी ब्रांड है, एक बड़ा नेम है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने वो नाम कमाया है। लोगों को एक ट्रस्ट बन जाता है कि अगर इस ब्रांड का कपड़ा है तो अच्छा ही होगा, तो लोगों को 5,000 देने में कुछ हर्ट नहीं होता। एंड वहीं एक थोड़ी छोटी ब्रांड है, उसका जो कस्टमर होगा वो उसी टाइप का होगा कि वो उस ब्रांड को अफोर्ड कर सके। तो कस्टमर वाइज भी होता है कि जो ब्रांड्स होती हैं वो किस, उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मेरा भी मन करता है कि मैं गुच्ची का बैग ले लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गुच्ची के बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ये होता है वो होता है। बट एट द सेम टाइम मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं उसके ऑप्शंस पे जाऊंगी कि और कौन सी ऐसी ब्रांड्स हैं जो मेरे बजट में हैं। एंड क्वालिटी भी कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है। फैब्रिक क्वालिटी हो गई, फिनिशिंग हो गई। अब बहुत बार हम कपड़े खरीदते हैं, जब हम उनको धोते हैं तो कलर्स निकलते हैं, कलर्स ब्लीड होते हैं। तो जो ये रिनोन ब्रांड्स हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि फैब्रिक में कोई इशू आ गया, क्वालिटी में कुछ इशू आ गया। इसलिए भी कहीं ना कहीं प्राइसिंग में डिफरेंस होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेम ही क्वालिटी मिल रही होती है, बट वो बहुत रेयर होता है, मतलब लाइक बहुत रेयर होता है। तो एक अपनी ब्रांड वैल्यू होती है, अपनी एक गुडविल होती है जिस पे हम सेल कर रहे हैं। एंड लाइक एक सेलिब्रिटी है, वो सेम मूवी का 2 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, वही एक सेलिब्रिटी है जो उसका शायद 75 लाख चार्ज करे। दोनों में क्या फ़र्क है? वो रिनोन्ड सेलिब्रिटी है एंड वो अभी एक न्यू कमर है। मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया है, राइट? तो आप उस तरीके से देखिए कि ऑडियंस अलग अलग है, एट द सेम टाइम क्वालिटी में भी डिफरेंस आता है। एंड क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, ब्रांड ऑब्वियस सी बात है उसका वो एक सेलिंग पॉइंट होता है, चाहे वो खाने की क्वालिटी हो, चाहे वो कपड़े की क्वालिटी हो, चाहे वो गाड़ी की क्वालिटी हो, राइट? बीइंग अ गाय, आप ये देखो कि ये कार की जो कंपनी है, इसकी जो कार्स हैं वो इतनी कॉस्टली क्यों हैं, वहीं एट द सेम टाइम मारुति की कार्स इतनी चीप क्यों हैं? क्योंकि आपको उसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस मिल रहे हैं, राइट? आप उस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो आई थिंक कि काफ़ी सारी ऑडियंस को आज के पॉडकास्ट से पता चलेगा कि एक्सपोर्ट हाउसेस कैसे काम करते हैं। बट फिर भी आप अगर कुछ एंड में रैप अप करना चाहें तो? मैं बस ये बोलूँगी कि मैंने आपको कुछ पार्ट्स के बारे में नॉलेज दी है, जितनी नॉलेज मुझे है।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है एंड किसी को भी अगर स्टार्ट करना है तो मेरी सलाह ये होगी कि अपना पूरा रिसर्च एंड R&D के साथ स्टार्ट करें। हर बिजनेस के डूज एंड डोंट्स होते हैं, प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो जब तक आप रिसर्च नहीं कर लेते, नॉलेज ग्रैब नहीं कर लेते, उसमें मत घुसिए, एकदम से मत स्टार्ट करिए। पहले समझिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस फील्ड के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसके बाद ही स्टार्ट करें। बट इट्स अ वेरी नाइस इंडस्ट्री एंड कंपटीशन बहुत है, बट एट द सेम टाइम अगर आप अर्निंग वाइज देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को स्टार्ट करना है तो वो इस इंडस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाला मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ऑडियंस को जो इस काम में आना चाहते हैं उनको आपके आंसर्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी, बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा जो भी ये लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप कर रहे हो, एंड स्पेशली आप जिस तरीके से नॉलेज को खुद भी ले रहे हो और अपने ऑडियंस तक भी पहुंचा रहे हो, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। मैं ये नहीं बोल रही कि ह्यूमर गलत है या और अदर टॉपिक्स गलत है, बट दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव थिंग जो आप कर रहे हो। तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर पॉडकास्ट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।